अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जिस कौम में गद्दार पैदा होने लगे इस कौम के मजबूत किले भी रेत के घरौंदे साबित होते हैं। आज की वीडियो में हम मैसूर के शेर सुल्तान हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान के गद्दारों के बारे में बात करेंगे कि कैसे टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के आगे बेबस हो गया और अपनों ही के हाथों शहीद कर दिया गया, और टीपू सुल्तान के गद्दार वजीर का क्या हाल हुआ। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टीपू वो शेर था जिसके शहीद होने के बाद भी काफ़ी देर तक अंग्रेज़ उसके करीब जाने से घबराते रहे। हिंदुस्तान में एक सुल्तान ऐसा भी था कि जब तक वो जिंदा था अंग्रेज़ों को लगा कि वो हिंदुस्तान पर काबज़ नहीं हो सकते। 1760 में दिल्ली से कोई 2200 किलोमीटर दूर जनूबी हिंदुस्तान का एक शहर था सरंगापटम। इस शहर के एक मीनार पर बने कमरे में एक अजीब सी सरगर्मी जारी थी। एक 10 साला लड़का बड़ी जांफिशानी से एक रेती की मदद से खिड़की की सुलाखें काट रहा था और इसके पास बैठा इसका छोटा 5 साला भाई आंखों में खौफ भरे इसे देख रहा था। बड़े लड़के ने खिड़की की सुलाखें काटी, फिर खिड़की से एक रस्सी बांधकर नीचे लटका दी और इसने अपने भाई को पीठ पर लादा और रस्सी के जरिए नीचे उतर गया। कुछ ही देर में सारे शहर में शोर मच गया कि बागी जनरल हैदर अली के दोनों बेटे टीपू और करीम फरार हो चुके हैं। दरअसल ये सलाखें काटने वाला नन्ना बहादुर फतेह अली टीपू था जो अपने भाई के साथ दुश्मनों से छुपता फिर रहा था। वजह यह थी कि टीपू का वालिद हैदर अली जो मैसूर का राजा का सिपा सलार था, अपने मुखालफिन की साजिशों की वजह से बागी करार पा चुका था। वो शहर से फरार था और इसके बेटे कैद किए गए थे, लेकिन वो भी भाग निकले। इस दौरान होली का त्यौहार आया। हैदर अली के हमदर्दों ने टीपू और इसके भाई को होली के रंगों में रंग दिया। टीपू ने चेहरे पर भी शेर का मास्क पहन लिया था। फिर दोनों भाई किसी की नज़रों में आए बगैर ही शहर से निकल गए और अपने बाप से जा मिले। इस इंतहाई फिल्मी अंदाज के फरार के 1 साल के अंदर अंदर टीपू का बाप हैदर अली मैसूर का हुक्मरान बन चुका था और टीपू वली अहद। लेकिन हैदर अली का 21 साला दौर हुकूमत दुश्मनों से जंगो जदल में ही गुजर गया और जब 1782 में हैदर अली की वफात के बाद टीपू तख्त नशीन हुआ तो यही मसाइल इसे भी मुंतकिल हो गए। लेकिन इसके साथ मसला ये था कि इसके 3 इंतहाई ख़तरनाक दुश्मन इसकी सरहदों पर ही बैठे हुए थे। कुछ मशरकी इलाकों और जनूब में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, जिनका जनूबी हिंदुस्तान में फ़ौजी मरकज़ मद्रास था जो अब चेन्नई कहलाता है। अंग्रेज़ इलाके के साथ मशरक ही में हैदराबाद दक्कन की रियासत थी जो अब आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, जबकि शुमाल की तरफ मरहटे थे जिनकी सल्तनत मैसूर की सरहदों से दिल्ली तक फैली हुई थी, और मगरब में था समंदर। यानी किसी तरफ से टीपू सुल्तान को ना तो कोई मदद मिल सकती थी और ना ही वो पीछे हट सकता था। इस खतरनाक जगराफिये के साथ एक और बड़ा मसला ये भी था कि मैसूर हिंदुस्तान की दौलतमंद रियासतों में से एक थी। मसाला जात की पैदावार और कपड़े की सनत यहाँ भी ज़्यादा थी। मैसूर के शहरियों की आमदनी बाकी हिंदुस्तान के लोगों से 5 गुना ज़्यादा थी। इसी वजह से इसके तीनों तरफ फैले दुश्मनों का वाहद मकसद मैसूर पर कब्जा करना था, इसलिए इनसे सुलह या मुआहदे का सवाल ही पैदा नहीं होता था। टीपू सुलह और जंग दोनों के लिए तैयार रहता था, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं था। इससे पहले इसने अपने दुश्मनों से सुलह के कई मुआहदे भी किए थे, लेकिन तमाम मुआहदे नाकाम रहे और टीपू सुल्तान को आखिर जंग ही करना पड़ी। इन जंगों में कई बार इसने अपने दुश्मनों के ऐसे दांत खट्टे किए कि लोग इसे शेर मैसूर कहने लगे। इस सिलसिले की पहली जंग वही थी जो इसे अपने बाप से विरसे में मिली थी, यानी अंग्रेज़ों से जंग, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर हमला कर दिया था। तख्ता तो वो जनूबी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के हेडक्वार्टर मद्रास पर भी काबज़ हो सकता था। ऐसी सूरत में कम से कम जनूबी हिंदुस्तान से अंग्रेज़ी तसल्लुत का खात्मा हो जाता, लेकिन टीपू सुल्तान ने रहमदिली से काम लिया और सुलह कर ली। 1784 सन में इसने अंग्रेज़ों से जंग बंदी का मुआहदा कर लिया। इस फतह के बाद टीपू सुल्तान तो हिंदुस्तान के लोगों का हीरो बन गया था, लेकिन बरतानिया में सफ़े मातम बिछ गई थी। अंग्रेज़ों ने तय कर लिया कि अगर हिंदुस्तान पर कब्जा बरकरार रखना है तो टीपू सुल्तान को रास्ते से हटाना होगा, और इसके लिए इन्होंने साजिशों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। इन साजिशों में टीपू की एक कमज़ोरी उनके बहुत काम आई। वो कमज़ोरी ये थी कि टीपू दरबारियों को खुश रखने का हुनर नहीं जानता था।
इसने हुक्मरान बनने के बाद कई नए लोगों को अपने दरबार में जगह दी, जिससे पुराने दरबारी नाराज हो गए, जिनमें वजीर खजाना मीर सादिक और वजीर अव्वल पोर्निया शामिल थे। ये वो लोग थे जिन्होंने टीपू को तख्त संभालने में मदद दी थी, लेकिन अब इन्हें लगने लगा था कि टीपू सुल्तान उन्हें नज़रअंदाज कर रहा है। टीपू अपनी असूल परस्ती की वजह से अपने साथियों को सजाएं भी देता था, जिसकी एक मिसाल ये थी कि जब टीपू के इंतहाई माहर और वफादार जर्नैल मोहम्मद अली कमीदान ने टीपू के एक मुखालिफ को पनाह दी, तो टीपू ने मसलहत से काम नहीं लिया। इसने कमीदान को गिरफ्तार कर लिया और कमीदान ने कैद ही में खुदकुशी कर ली। इस वाक़े से सुल्तान के बहुत से वफादार बदल गए। चनाचा दरबारी साजिशों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसमें अंग्रेज़ों की दाल गलने का अमकान पैदा हो गया। अब इन्हें टीपू के दरबार से गद्दार मिलने लगे थे और इस गद्दार फैक्ट्री का ख़रीदार था ईस्ट इंडिया से आया नया गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये शख्स बहुत मक्कार था और दुश्मन को मैदान जंग में हराने से ज़्यादा इसे अपने घर में कमज़ोर करने का हुनर जानता था। इसने टीपू की रियासत में कई जासूस भेजे, जिनमें से एक का नाम था सैयद अमाम। ये शख्स टीपू के दारुल हुकूमत सरंगापटम पहुंचा, जहां इसने नाराज़ और लालची दरबारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी की हमायत पर तैयार कर लिया। लेकिन ये साजिश बर वक्त पकड़ी गई। टीपू सुल्तान ने इसका सख्त नोटिस लिया। गद्दारों और सैयद अमाम को सजाए मौत दी गई, लेकिन इससे गद्दारों की प्रोडक्शन रुकी नहीं, बल्कि इनकी तादाद बढ़ने लगी। टीपू के दरबारियों को खरीदने के बावजूद लॉर्ड कॉर्नवालिस तनहा टीपू के मुकाबले पर आने से डरता था। इसने निज़ाम हैदराबाद और मरहटों को भी साथ मिला लिया। जंग शुरू करने से पहले इसने ये बहाना किया कि टीपू ने अंग्रेज़ों के एक इत्तेहादी राजा के खिलाफ जंग छेड़ी है। हालांकि ये जंग राजा ने खुद छेड़ी थी और टीपू की जवाबी कार्रवाई के बाद यह मामला ख़त्म हो चुका था। लेकिन कॉर्नवालिस ने इस जंग को जवाज़ बनाकर साबिका शिकस्त के वक्त किया जाने वाला सुलह का मुआहदा तोड़ दिया और मैसूर पर चढ़ाई कर दी। पहले इसने मैसूर के अहम शहर बेंगलुरु पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान ने जवाबी हमला करते हुए इसे बेंगलुरु में घेर लिया, लेकिन जब वो फैसला कुन हमला करने वाला था तो टीपू की फौज में मौजूद गद्दारों ने हमले की तफसीलात लॉर्ड कॉर्नवालिस तक पहुंचा दी, जिसकी बदौलत वो बच निकलने में कामयाब हो गया। वो ना सिर्फ टीपू के हमले से बच निकला, बल्कि इसने एक लंबा चक्कर काटते हुए टीपू सुल्तान के मरकज़ सुरंगापटम पर चढ़ाई कर दी। लेकिन सुरंगापटम से 15 किलोमीटर की दूरी पर इसकी हिम्मत जवाब दे गई, क्योंकि इसकी फौज थक चुकी थी। टीपू के छापामार दस्तों ने अंग्रेज़ों की सप्लाई लाइन भी काट दी थी। कॉर्नवालिस के दोनों इत्तेहादी यानी मरहटे और निज़ाम, जिन्होंने इस जंग में अंग्रेज़ों की मदद के खुतना पड़ा। कॉर्नवालिस बचकर निकल गया और जल्द ही मरहटों और निज़ाम से जा मिला। फिर ये तीनों इत्तेहादी यानी अंग्रेज़, मरहटे और निज़ाम खूब तैयारी के साथ दोबारा सुरंगापटम पर टूट पड़े। इन्होंने सुरंगापटम का मुहासरा कर लिया। अब टीपू को एहसास हुआ कि वो कॉर्नवालिस को भागने का मौका देकर एक नाकाबिले तलाफी गलती कर चुका है, क्योंकि मुहासरा हर गुजरते दिन के साथ सख्त हो रहा था। ऐसे में टीपू सुल्तान ने हार मान ली और सुलह की दरख्वास्त की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सुलह के बदले में टीपू से मैसूर की। इसने ऐसा ही किया। इसने एक खिलौना घड़ी भी तैयार कराई, जिसमें एक शेर एक बरतानवी फौजी का गला दबोच रहा था, और यह घड़ी आज भी लंदन के म्यूजियम में महफूज है। टीपू इस घड़ी को देखकर दुश्मन से बदला लेने की तरकीबें सोचता रहता। जंग का दूसरा असर हुआ टीपू के वफादारों पर, जिन्होंने भांप लिया कि अब टीपू और इसकी सल्तनत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए वो सुल्तान से दूर होने लगे, क्योंकि इस दौर में हिंदुस्तान में आज़ाद रियासतों का कायम होना और टूटना एक आम सी बात थी। क्योंकि जब रियासत कमज़ोर पड़ जाती थी तो इसके वफादार पार्टी बदलकर किसी ताकतवर गिरोह या रियासत से मिल जाते थे। टीपू के 12 बेटे और 5 बेटियां थीं, लेकिन इसके एक भी बेटे में यह सलाहियत नहीं थी कि वो इन खराब हालात में टीपू का बेहतरीन जानशीन साबित हो। लेकिन टीपू बरतानिया के बदतरीन दुश्मन फ्रांस से मोजज़े की उम्मीद लगाए बैठा था, जो माजी में टीपू का इत्तेहादी रह चुका था। टीपू ने फ्रांसीसी जर्नैल नेपोलियन के पास अपना सफ़ीर भी भेजा और मदद की दरख्वास्त की थी। नेपोलियन ने टीपू सुल्तान को एक जवाबी ख़त भी लिखा, लेकिन यह ख़त रास्ते में अंग्रेज़ जासूसों ने पकड़ लिया। बरतानिया और हिंदुस्तान में कोहराम मच गया कि नेपोलियन टीपू की मदद के लिए हिंदुस्तान का रुख करने वाला है। जब नेपोलियन 1798 सन में फ़ौज लेकर मिस्र पर हमला करने निकला तो बरतानिया यही समझा कि नेपोलियन हिंदुस्तान जाने वाला है। फिर नेपोलियन ने मिस्र पर कब्जा भी कर लिया, तो भी अंग्रेज़ों का यही ख्याल था कि शायद वो ज़मीनी रास्ते से हिंदुस्तान पहुँचने की कोशिश करेगा।
लेकिन जब बरतानवी बहरिया ने फ्रांस को शिकस्त दे दी तब कहीं जाकर हिंदुस्तान में कंपनी सरकार ने सुख का सांस लिया। टीपू सुल्तान अब चारों तरफ से दुश्मन से घिर चुका था और फ्रांस से मदद आने का इम्कान भी खत्म हो चुका था। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को वापस बुलाकर लॉर्ड वेल्जले को गवर्नर जनरल मुकर्रर कर दिया। यह शख्स उस वक्त के बरतानवी वजीर आजम का दोस्त था। दोनों दोस्त चाहते थे कि हिंदुस्तान पर मुकम्मल कब्जा किया जाए और इनकी नज़र में टीपू सुल्तान ही सबसे बड़ी रुकावट था। अंग्रेज़ों के जहन पर मुसलसल ये खौफ सवार था कि अगर कहीं फ्रांस टीपू की मदद को पहुंच गया तो हिंदुस्तान इनके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि टीपू के खिलाफ आखिरी जंग से सिर्फ 18 साल पहले फ्रांस ने बरतानिया की एक और कॉलोनी अमेरिका में ऐसी ही मुदाखलत की थी। इसने अमेरिकी जंगे आज़ादी के हीरो जॉर्ज वाशिंगटन की मदद की थी, जिसकी वजह से बरतानिया को शिकस्त हुई और अमेरिका आज़ाद हो गया। चनाचे लॉर्ड वेल्जले टीपू के खिलाफ जंग का जहन बनाकर ही हिंदुस्तान पहुंचा। बरतानिया से ताज़ा दम फौजी दस्ते भी इसकी मदद के लिए पहुंचने लगे, लेकिन लॉर्ड वेल्जले को टीपू के खिलाफ है, इसलिए जंग ज़रूरी है। फरवरी 1799 सन में अंग्रेज़ी फ़ौज और इसके इत्तेहादी चार अतराफ से मैसूर पर हमला आवर हो गए। टीपू ने हमला आवर अंग्रेज़ों के मुकाबले के लिए लश्कर रवाना किए, लेकिन कमांडरों ने दुश्मन पर हमले का हर मौका ज़ाया कर दिया। अपने कमांडरों का ये अंदाज देखकर मैसूर के सिपाही सवाल करते थे कि जब दुश्मन जद में है तो हमला क्यों नहीं किया जा रहा, लेकिन इन्हें यह जवाब देकर चुप करवा दिया जाता था कि यह सुल्तान की हिकमत अमली है। मगर और इसने पीछे हटकर सुरंगापट्टम में दफाई पोजीशन ले ली। अप्रैल 1799 सन में यानी हमला शुरू होने के सिर्फ 2 माह बाद ही अंग्रेज़ों ने सुरंगापट्टम का मुहासरा कर लिया था। ऐसे में गद्दारों ने दुश्मन को बता दिया कि शहर की हिफाजती दीवार का कौन सा हिस्सा कमज़ोर है। अंग्रेज़ों ने इसी दीवार को निशाना बनाया और वहाँ सुल्तान ने किले में दाखिल होने की कोशिश की ताकि अपनी फ़ौज को वापस जमा कर सके, लेकिन अफसोस किले के मुहाफिजों ने मालिक को ही अंदर आने से रोक दिया। इस मौका पर सुल्तान ने अंग्रेजी है शेर मैसूर तब तक लड़ता रहा जब तक वो बेबस होकर गिर नहीं गया। अंग्रेज़ इस वक्त तक नहीं जानते थे कि किले के बाहर लड़ने वाला ये शख्स टीपू सुल्तान है। सुल्तान जब गिरा तो एक लालची अंग्रेज़ सुल्तान की कमर से बंधी हीरों की पेटी उतारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सुल्तान अभी जिंदा था। इसने तलवार के वार से अंग्रेज़ सिपाही की टांग उड़ा दी। अंग्रेज़ ने पलटकर गोली चलाई जो सुल्तान टीपू के सर में लगी। यूं सुल्तान टीपू शहीद हो गया। लेकिन तब तक किले में यह खबर फैल चुकी थी कि मीर सादिक था। टीपू की औलादें इस शहर में 200 बरस तक मेहनत मजदूरी करती रहीं। 2009 में भारतीय हुकूमत को आखिर यह ख्याल आ ही गया कि इनका शाही स्टेटस बहाल करके इन्हें टीपू की जायदाद लुटाई जाए। आज टीपू सुल्तान के मज़ार पर हिंदू और मुसलमान सभी हाजिरी देते हैं। सुरंगापट्टम भारतीय रियासत कर्नाटका में शामिल है और रियासत में टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश सरकारी सतह पर मनाया जाता है और टीपू सुल्तान को आज भी बरसगीर का अजीम हीरो माना जाता है। आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।